गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब स्वस्थ होंगे, सब अपनी पढ़ाई में लगनशील होंगे। ठीक है, आज हम कक्षा 7 का पाठ 13 भगत सिंह के पत्र पढ़ने वाले हैं, जो कि एक संकलित पाठ है। और इसमें लेखक के द्वारा भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। भगत सिंह एक बहुत ही जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का भी त्याग कर दिया था। तो इनके लेखक ने इनके 3 पत्रों का संकलन किया है प्रस्तुत पाठ में। और इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य भगत सिंह की राष्ट्रीय भावना से परिचित कराना, पत्र लेखन कौशल का विकास करना और स्वतंत्र लेखन की क्षमता को विकसित करना, पाठ में आए हुए समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना, वाक्यों में प्रयोग करना और उनकी जानकारी हासिल करना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। और भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उनके पत्रों में भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण भाव का संकेत मिलता है। इस पाठ में अमर शहीद भगत सिंह के प्रेरणादायी 3 पत्र संकलित हैं। 3 पत्र, मैंने बताया था आपको कि भगत सिंह जो हैं हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी हैं। मतलब उनका नाम लगभग सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया था। उनके पत्रों में जो उन्होंने पत्र लिखे अपने पिता को, अपने भाई को और अपने साथियों को, उसमें भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा, उसमें भारत माता के प्रति बहुत ही सम्मान, श्रद्धा और समर्पण भाव, मतलब त्याग की भावना का संकेत मिलता है। ये दृष्टिगोचर होता है। इस पाठ में अमर शहीद भगत सिंह की प्रेरणादायी 3 पत्र संकलित हैं। जो प्रस्तुत पाठ है इसमें 3 पत्रों का संकलन किया गया है। पहला पत्र है भगत सिंह का विवाह तय कर देने के संबंध में पिता का पत्र प्राप्त होने के बाद उसके उत्तर में भगत सिंह द्वारा जो पत्र लिखा गया वो पिता के नाम पत्र पहला पत्र है। ठीक है, जब भगत सिंह का विवाह तय कर दिया गया उनके परिवार के द्वारा, तो जब इस चीज़ की जानकारी या इस बात की जानकारी भगत सिंह को हुई, तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा पहले पत्र में ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो पत्र विधा में हम देखते हैं कि सबसे पहले अभिवादन लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। अपने पिता का इन्होंने अभिवादन किया, उनको चरण स्पर्श किया। ठीक है, आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं, तो साधारण पुरुषों की बात ही क्या। भगत सिंह ने अपने पिता से कहा कि जब मैंने आपका पत्र पढ़ा, जेल में नहीं है, सॉरी, ये कहीं और है, अपने घर से दूर, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका पत्र पढ़कर बहुत ही दुख हुआ और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। आश्चर्य मतलब मैं अचंभित रह गया कि आप जैसे तपे हुए, मतलब आप जैसे मजे हुए पुराने देशभक्त हैं, जिनसे मैंने सीखा है, और धीर पुरुष हैं, धैर्य पुरुष हैं, जो धीरज रखने वाले होते हैं, वो भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं। मतलब आप जैसे महापुरुष भी यदि छोटी छोटी बातों से व्याकुल हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य क्या करेंगे। मतलब उन्होंने अपने पिता को एक महान धैर्यशाली बताया है। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह तरह से विवश किया जाएगा, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से FA पास कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने आगे अपने पिता को लिखा कि मैं जानता हूँ कि यदि मैं परिवार में आपके साथ रहता हूँ तो मुझे सभी लोगों द्वारा तरह तरह से विवश किया जाएगा कि विवाह कर लो, लेकिन इसी व्यवस्था से बचने के लिए मैं इस स्थान को छोड़कर, मतलब अपने घर को छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने FA फैकल्टी ऑफ आर्ट पास कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा रही तो मैं आगे भी सफलता प्राप्त करता रहूँगा। साथ ही आपकी आज्ञा मानने का भी मुझे अत्यंत दुख है। उन्होंने अपनी उस
गलती के लिए भी क्षमा मांगी कि वो अपने पिता का कहना नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा ना मानने का मुझे बहुत दुख है, किंतु विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। उन्होंने बताया अपने पिता को कि जो आप लोग मुझे विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, वो यदि मैं ऐसा कर लेता हूं तो मेरे आगे की योजना है जो कि मैं देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, और देश के लिए जो मेरी योजना है उसको स्वतंत्र कराने की जो मेरी प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी। इसलिए मैं विवश हूँ, इसलिए मैं मजबूर हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर देंगे। धृष्टता मतलब होता है गलती को क्षमा कर देंगी, और आपका पुत्र भगत सिंह। और इस तरह वो अपने पिता को अपनी सारी बातों से अवगत कराते हैं। तो ये था भगत सिंह का पहला पत्र। भगत सिंह का जो दूसरा पत्र है वो है जेल में मां से भेंट ना होने पर भाई कुलवीर सिंह को लिखा गया पत्र। उनके जो बड़े भाई थे कुलवीर सिंह, अपनी मां के साथ वो उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनको उनसे जेल में मिलने नहीं दिया गया, जिससे उन दोनों को बहुत दुख हुआ। जब भगत सिंह को जेल में इस बात का पता चला तो उन्होंने पत्र द्वारा अपने भाई को संबोधित किया। बोला, प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। देख सकते हैं आप, ये फिर से उन्होंने अभिवादन लिखा है अपने बड़े भाई के लिए, और यहाँ पर पता भी लिखा है जहाँ से उन्होंने ये पत्र लिखा है, सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने कहा कि जब आप मुझसे मुलाकात करने के लिए माँ को लेकर आए और बिना मिले ही वापस लौट गए, तो इस बात का जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपको तो जानकारी है ही कि मुझसे अभी किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, फिर भी आप माँ को साथ लेकर क्यों आए? उन्होंने अपने भाई से कहा। मैं जानता हूँ इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा। मैं समझता हूँ कि अभी मुझसे मुलाकात ना होने के कारण और मेरे जेल में रहने के कारण वो बहुत व्याकुल हैं, लेकिन इस व्याकुलता का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नुकसान ज़रूर है, बल्कि इस बात से नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बहुत बेचैन हो रहा हूँ। जब से मुझे उनके रोने का पता चला है तो मैं भी उनके रोने से बहुत व्यथित हूँ, बहुत व्याकुल हूँ, ठीक है, बेचैन हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए मत, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, घबराने से कोई बात नहीं बनती है ना। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हैं जो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करने के बाद भी यदि आप तबीयत नहीं भरी, मतलब मन नहीं भरा, तो आने वाले समय में 2-4 मुलाकातें कर लेने से कौन सी तसल्ली मिल जाएगी। मतलब आपको कोई भी तसल्ली या फिर कोई भी क्या कह सकते हैं इसको, तसल्ली मतलब होता है संतुष्टि, धीरज, है ना। आने वाले 2-4 मुलाकातों में होने से भी आपको कोई संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी। उन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने भाई को अवगत कराया कि मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में 2-4 मुलाकातों के बाद, आने वाले समय में जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, मतलब मुलाकातों पर जो रोक लगाई गई है, उससे छूट मिल जाएगी, वो रोक हट जाएगी। लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले, इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो मुलाकातों की इजाज़त है वो ना भी मिले, फिर भी आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने भाई को धीरज बंधाया और अपनी माँ को भी संभालने के लिए कहा। ये था इनका दूसरा पत्र। इनका तीसरा और अंतिम पत्र है बलिदान से 1 दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। जब इनको फांसी की सज़ा होने वाली थी तो ये लगभग उसी समय लिखा गया पत्र था जो उन्होंने अपने साथियों को, जिनके साथ ये मिलकर
क्रांति के कार्य कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, उनको एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने कहा, साथियों नमस्कार, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा भी होनी चाहिए। पहले उन्होंने अपने साथियों को नमस्कार का संबोधन किया। 22 मार्च 1931 यहाँ पर उसकी तिथि लिखी गई और फिर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। भगत सिंह कहते हैं अपने साथियों से कि हर व्यक्ति के अंदर जीने की स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए और वो होती भी है, लेकिन उन्होंने अपनी इस परतंत्रता भरी जीवन को उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि यदि मैं जीऊँगा तो मैं किसी प्रकार की कैद में रहना पसंद नहीं करूँगा या फिर किसी प्रकार की पाबंदी में जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि यदि मैं जीऊँगा तो मैं आज़ादी से ही जीना पसंद करूँगा। इस तरह उन्होंने अपने जीवन को आज़ादी से जीने के लिए अपने जीवन को आज़ादी पूर्वक जीने की इच्छा प्रकट की। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि जो मेरा नाम है पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति का प्रतीक बन चुका है, क्रांति का एक सिंबल बन चुका है। मुझे लोग क्रांतिकारी के रूप में जानने लगे हैं और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। जो क्रांतिकारी दल है, जो उसके आदर्श और कुर्बानियाँ हैं, उसने मुझे बहुत ऊंचा नाम दिया है, बहुत ज़्यादा नाम दिया है। ठीक है, इस वजह से इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे समय में मुझे जीवित रखा गया तो उससे मैं उतना नाम नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं अपने बलिदान से प्राप्त कर चुका हूँ, जितनी प्रसिद्धि मैं अपने बलिदान से प्राप्त कर चुका हूँ। आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं एक देश के लिए अपना जीवन का उत्सर्ग करने वाला एक क्रांतिकारी बन चुका हूँ। आज जनता मेरी कमजोरियाँ नहीं जानती। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। और उन्होंने कहा यदि मैं फांसी से बच गया तो जनता समझ जाएगी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मेरी जीने की इच्छा जागृत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है और क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। और उन्होंने कहा यदि मैं अपना जीवन वापस ले लेता हूँ और मैं जीना प्रारंभ कर देता हूँ तो जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह होता है बलिदान, है ना, तो वो धीमा पड़ जाएगा या फिर शायद कम ही हो जाए, मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। लेकिन यदि मुझे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने दिया जाएगा तो इस हिंदुस्तान की सारी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना चाहेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बान भी कर देंगी। और ऐसी सूरत में या ऐसी परिस्थिति में देश पर कुर्बान होने वाले कई भगत सिंह पैदा होंगे जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने में या कुर्बान करने में पीछे नहीं हटेंगे, जिससे क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। और इससे एक ऐसी क्रांति पैदा होगी, एक ऐसा आंदोलन पैदा होगा जिससे किसी प्रकार की कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति हो, कोई भी शैतानी शक्ति हो, उसको उस क्रांति को रोकना संभव नहीं होगा। इस तरह हमारा देश एक दिन आज़ादी की सुबह जरूर देख पाएगा, मतलब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। भगत सिंह कहते हैं कि मेरे मन में एक विचार आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की ख्वाहिश या इच्छा मेरे मन में है, वो उस समय पूरा करने का अवसर मिल जाता है यदि मुझे जीवित रखा जाता तो, और मैं अपनी इस हसरत को पूरी कर सकता था और अपने देश की सेवा करने की मैं अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकता था। इसके सिवाय मेरे मन में अभी कभी लालच फांसी से बचने का नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेरे जीते जी या जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, इससे बेहतर तो मैं देश के लिए मर मिटना समझता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेरा कोई लालच या
स्वार्थ फांसी से बचने का कभी नहीं रहा। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आज मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है और आज मैं अपने आप पर बहुत गर्व करता हूँ कि मुझे इस देश में जीवन मिला। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है यह और नज़दीक हो जाए। और उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा अपने साथियों से कि अब तो मुझे उस अंतिम परीक्षा का मतलब यहाँ पर उस फांसी के फंदे पर झूलने के समय से है। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे उस अंतिम परीक्षा का इंतजार है जिसकी वजह से मैं आज इस स्वर्णिम देश में क्रांति का प्रतीक बन गया। और कामना मेरी यही है कि ये दिन और नज़दीक आ जाए। मतलब जो उन्होंने कहा कि जो फांसी का दिन है, मेरी यही इच्छा है कि वो और नज़दीक आ जाए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उस गौरव को प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैंने अपने देश के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। तो इस आपका साथी भगत सिंह, इस तरह उन्होंने अपने साथियों को क्रांति का उद्देश्य बताते हुए, बलिदान का उद्देश्य बताते हुए, जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की जो लालसा है उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं जीते जी जो काम नहीं कर सकता हूँ वो मरकर एक मैसेज देकर लोगों को कर रहा हूँ। इस तरह मेरी फांसी निकट आनी चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो इस तरह हमने भगत सिंह के तीनों पत्रों को पढ़ा। ये है इसका अनुभव विस्तार, आप देख सकते हैं, इसके ये शब्दार्थ हैं। इसको आप लोगों को लिख लेना है। इसका PDF आप लोगों को बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।